हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट का 5वां लेक्चर। एडुटेरिया की बुक जो सेट प्रैक्टिस के रूप में निकाला गया, 150 सवाल एमसीक्यू के रूप में दिया गया है। वहां हम 120 सवाल जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल जितने भी पूछा गया बीपीएससी में, वो सारे सवाल देखेंगे। और 30 सवाल हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित, जो कि जनवरी फरवरी 2024 से संबंधित रहेगा। तो 70वीं बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। और हम लोग टोटल 150 सवाल लेकर आया हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 120 सेक्शनल टेस्ट पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर से संबंधित, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंतिम में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि पाल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही बड़ा सवाल है यह, पाल साम्राज्य की स्थापना। यह स्थापना जो है 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। कब, तो याद रखना है 750 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखना है कब, 750 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग, और विथ एक्सप्लेनेशन, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल एक, निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है, कौन सा कथन सही है, सही हमको ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि पाल शासक गोपाल के काल में कन्नौज और उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो क्या ये सही है, देखते हैं आगे। दूसरा बता रहा है, लेकिन पहला वाला तो गलत बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। क्या यह सही है, तो बिल्कुल ये सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 केवल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर भारत और कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूट, इसके बीच जो संघर्ष प्रश्न का था, तो यह गोपाल के समय नहीं, यह धर्मपाल के समय किया गया था। इसीलिए यह कथन गलत बता रहा है। यह गोपाल के समय नहीं हुआ था, यह धर्मपाल के समय हुआ था, शासनकाल के दौरान हुई थी। मतलब इसीलिए पहला वाला गलत हो जा रहा है और दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल ही बहुत ही शानदार सवाल है। 69 अब तक जो है 69 बीपीएससी हो चुकी है। 69 बीपीएससी में जितने भी स्टैटिक जीके से संबंधित सवाल पूछा गया है, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जहां कहीं भी सवाल बने हैं, वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने सेक्शनल टेस्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मेरा यह जो है 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 150 सवाल तो आपको बता देंगे ऑप्शन के आधार पे, और 150 तो एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तीसरा नंबर सवाल, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक एक अरब सौदागर ने भारत के किस साम्राज्य का दौरा किया था और उसकी शक्ति और समृद्धि पर चर्चा किया था। तो कौन थे, तो याद रखना 9वीं शताब्दी में सुलेमान नामक अरब सौदागर जो है भारत आया था। किस शासनकाल में, तो पाल शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, कौन आया था, तो याद रखना है अरब सूबेदार सुलेमान नामक एक यात्री आया था। वह भी किसके शासनकाल में, तो याद रखना पाल साम्राज्य की जब मतलब विस्तार हो रही थी, ठीक है, तो उसी टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल। देखिए बीपीएससी में कथन और कारण से संबंधित ऐसे जो टेस्ट, ये एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो प्लीज देखिएगा, बहुत सारे यहाँ से कंटेंट आपको मिलेगी, और ऐसे कथन और कारण वाला विचार जितने भी हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। कथन और कारण के पहला कथन बता रहा है कि बंगाल के पाल शासकों के तिब्बत से भी गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा इसका कारण बता रहा है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित करने के लिए किया गया और उन्हें बौद्ध धर्म के रूप में एक प्रचलित किया गया था।
क्या कारण भी सही है? तो बिल्कुल कारण भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। दक्षिण पूर्वी एशिया के किस बौद्ध धर्मावलंबी शासक ने पाल शासक से नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी और उसके रखरखाव के लिए 5 गांव देने की प्रथा दी? मतलब किस जो है धर्मावलंबी, किस बौद्ध धर्मावलंबी के शासनकाल में यह हुआ था कि नालंदा में मठ बनाने के लिए उसके रख रखाव के लिए 5 गांवों की प्रार्थना की गई थी? तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शैलेंद्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैलेंद्र जो है यहाँ पर बहुत ही शानदार शासक थे जो कि बौद्ध धर्मावलंबी थे, जिन्हें मलाया हो गया, जावा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया क्षेत्र के हैं, पड़ोसी द्वीपों पर का भी राजा था ये शैलेंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 6 नंबर। टोटल 150 सवाल है, अभी 6 में हम लोग चल रहे हैं। समय थोड़ी लगेगी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन याद रखना है, उम्मीद और भरोसा जरूर कीजिएगा कि बहुत सारे यहाँ से कंटेंट आपको मिलने वाली है। प्लीज जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा कथन सत्य बता रहा है। तो सत्य को हमें ढूंढना होगा। सबसे पहले ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन है पहला बता रहा है कि पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? धर्मपाल ने नहीं किया था, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। याद रखना है, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। क्या? तो याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त प्रथम ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नॉट पाल शासक धर्मपाल। ठीक है, तो पहला गलत हो जा रहा है। दूसरा देखते हैं, पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी गलत बता रहा है। ठीक है, क्योंकि पाल शासक जो है वह देवपाल जो है वह भागलपुर जिले की स्थित विक्रमशिला जो स्थापना किया था वह देवपाल ने नहीं किया था, धर्मपाल ने किया था। याद रखना है, धर्मपाल। एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ये तो एकदम बिल्कुल सही है, कहीं दो राय नहीं है। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। चौथा बता रहा है कि पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 मतलब दोनों सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उम्मीद कर रहा हूं जितने भी हम सवाल देख रहे हैं वो सारे सवाल एकदम शानदार सवाल है। हिस्ट्री से सबसे पहले हम लोग देखेंगे और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली सोचे हुए हैं कि बीपीएससी इस बार आ या पार, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर सवाल आते हैं कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है, चोल साम्राज्य का संस्थापक, अच्छा संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विजयालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? विजयालय थे, जो पहले पल्लवों का सामंत भी रह चुका था। ये विजयालय जो है ना, पल्लवों का सामंत भी रह चुका था। याद रखना है, विजयालय पल्लवों के शासक मतलब सामंत भी रह चुका था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। सवाल है कि किस चोल शासक ने गंगई कोंडचोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की? ठीक है, ऑप्शन आपका राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय और राजेंद्र द्वितीय। सोचिए क्या है? तो ऑप्शन के आधार पे हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि गंगई कोंडचोल की जो उपाधि धारण की थी वह राजेंद्र प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल।
13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश के रहने वाले थे? बहुत ही बड़ा सवाल है, शानदार सवाल, इतिहास का एकदम जड़ वाली सवाल ये है। ठीक है, तो याद रखना है, यह जो मार्को पोलो थे वह भारत के दौरे में निकले थे। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना वेनिस यानी इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इटली के मार्को पोलो जो है एक प्रसिद्ध यात्री था जो 13वीं शताब्दी में केरल यानी भारत में दस्तक दिया। उसने तत्कालीन दक्षिण भारत की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण विवरण भी दिए थे। ठीक है, मार्को पोलो के द्वारा चोल शासन के संबंध में मार्को पोलो कहता है कि राजा की मृत्यु पर उसकी अपनी अंगरक्षक उसकी चिता में जल मरते थे। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेनिस। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस यानी इटली के। मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? इटली और केरल यानी भारत में सबसे पहले अपना कदम रखा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में गंगई कोंचोलपुरम, ठीक है, नामक एक नई राजधानी किस नदी के किनारे बनाया था? बहुत ही शानदार सवाल, किस नदी के किनारे यह जो है बनाया था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। ठीक है, गंगई कोंचोलमपुरम जो है यह शहर किस नदी के किनारे बसाया था? तो याद रखना कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के मतलब नदी के मुहाने पर। ठीक है, कावेरी नदी के मुहाने पर गंगई कोंचोलम शहर बसाया था जो कि अपनी राजधानी बनाया था। किसने? तो याद रखना राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी शानदार सवाल है, बहुत ही कंटाप है। चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आर्ट एंड कल्चर से संबंधित शानदार सवाल यहाँ पर है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तंजावुर। ठीक है, तंजावुर में जो है यह दक्षिण भारत में स्थित राज राजेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तंजावुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। सवाल हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि चोल साम्राज्य 4 मंडलों में बांटा गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना है चोल साम्राज्य 4 प्रांतों यानी मंडलों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा, चोल कालीन अभिलेखों में से हमें ग्राम शासन की 2 सभाओं का ज्ञान होता है जिसे ऊर और महासभा कहा जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, 2 ग्राम शासन सभा होते थे जिसे एक ऊर कहा जाता था, दूसरा महासभा कहा जाता था। ये चोल साम्राज्य में ही होती थी। तीसरा बता रहा है कि ऊर ब्राह्मणों के गांव में वयस्क पुरुषों की सभा होती थी। तो याद रखना, क्या ये सही बता रहा है? क्या ये सही बता रहा है? तो बिल्कुल ये गलत बता रहा है। ऊर ब्राह्मणों के जो है गांव में आम सभा होती थी लेकिन वयस्क पुरुषों की सभा होती थी। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। चौथा बता रहा कि महासभा सामान्य गांवों की आम सभा थी। ये भी गलत है। ठीक है, मतलब 1 और 2 सही बता रहा है। ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। 13 की 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधि मंडल ने कब चीन पर दौरा किया था? बहुत ही शानदार सवाल, बीपीएससी का ऐसे ही सवाल बनते हैं। अपने ही एरिया के जितने भी इतिहास से संबंधित है वो सारे सवाल आपको एकदम दृढ़ मजबूत रहना पड़ेगा, एकदम ताकत के साथ यहाँ पर झोंक देना होगा। ठीक है, क्योंकि आप एरा गेरा ऑफिसर बनने वाले नहीं हैं, बहुत ही हाई लेवल का ऑफिसर बनने वाले हैं, तो कुछ तो तकलीफ करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 1.25 घंटा में एकदम समाप्त कर देंगे 150 सवाल एकदम। ठीक है, तो 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधि मंडल ने कब चीन पर दौरा किया था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी 1077 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कथन पे, हमें जिक्र करना है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, हमें वही ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य के जो जन्म हुआ था 9वीं शताब्दी में वह केरल में हुआ था, मतलब पहला ऑप्शन गलत बता रहा है। ठीक है,
दूसरा, शंकराचार्य के मतानुसार ब्राह्मण और जगत का अंतर आभासी अंतर है, ना कि वास्तविक। ये बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। ये शंकराचार्य का ही कथन है, जिन्होंने कहा था कि ब्राह्मण और जगत, ब्रह्म और जगत जो है इसका अंतर आभासी के अंतर है, वास्तविकता में अंतर नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों को क्लोज बताया गया था। यह शंकराचार्य की द्वारा यह कथन कहा गया था। और कब कहा, याद रखना है, इसका जन्म जो है केरल में हुआ था, नॉट कर्नाटक। तो पहला वाला गलत हो जा रहा है, दूसरा सही है। मतलब ऑप्शन नंबर, यहाँ असत्य पूछ रहा है, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है, ठीक है। सबसे पहले कथन हमें देखना है। सबसे पहले कथन बता रहा है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ तक भक्ति आंदोलन अपने जनप्रिय रूप में हिंदू समाज के सभी हिस्सों में वर्गीकृत हो गया था। बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या था कि रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा अनेक विचारों ने अपना लिया था। यह भी सही है, मतलब कारण सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 16 नंबर, ठीक है। अगला सवाल, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? यह भी बहुत ही कंटाप सवाल है। यह किस वंश के शासकों ने किया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्य वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन सा कथन हमें सही है, सही को हमको ढूंढना। 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए कुछ धर्मशास्त्रों ने समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, समुद्र यात्रा पर धार्मिक प्रतिबंध के कारण इस दौरान जो है चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत समुद्री व्यापार के समय गिरावट आई थी। क्या ये सही है? ये गलत बता रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। लिंगायत या वीर शैव आंदोलन के संस्थापक बासव और चन्ना बासव के संबंध में किस वंश के राजदरबार से थे? कौन सा शानदार राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखना, लिंगायत और वीर शैव आंदोलन के संस्थापक बासव और चन्ना बासव का संबंध जो है किस वंश से था? तो याद रखना, कलचुरी वंश से था लिंगायत, ठीक है, आंदोलन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, कलचुरी वंश से संबंध था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। सवाल है कि श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक स्थित विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? बहुत बड़ा सवाल है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर, विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति जो है, इसका निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो याद रखना, गंग वंश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंग वंश के शासक के द्वारा जो है श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 20 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार तथा बौद्ध और जैन धर्मों का निरंतर पतन 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य की इतिहास की विशेषता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही बता रहा है, ठीक है। दूसरा बता रहा है कि जैन धर्म के 4 उपहारों के अंतर्गत आभूषण और वस्त्र भी शामिल है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये गलत बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के 4 उपहारों के सिद्धांत ने जैन धर्म को इस काल में लोकप्रियता प्रदान दिया। और जैन धर्म के 4 उपहारों में के अंतर्गत कौन चीजें आते हैं? सबसे पहले तो ज्ञान आता है, भोजन आता है, औषधि आता है और रहने लायक आवास आता है। ये 4 आते हैं, ना कि वस्त्र आता है, मतलब दूसरा गलत बता रहा है। तीसरा, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया और नैनार और अलवार कहलाते थे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चौथा, 11वीं सदी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुजन की शिक्षा अद्वैतवाद के रूप में मानी जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ये गलत बता रहा है, ठीक है। 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज की शिक्षा जो है विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है, अद्वैतवाद नहीं, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। नाथ प्रथा संप्रदाय के
संप्रदाय के प्रेरणाता गोरखनाथ, बिल्कुल ये सही है, गोरखनाथ थे। मतलब कौन कौन सही बता रहा है? 1 3 5 ऑप्शन देखते हैं, 1 3 5 कहाँ है? 1 3 5 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार और इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे। याद रखना है बहुत सारे कंटेंट हमें यहाँ से मिलने वाली है और हमें जो है थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सपनों के पीछे भागना है, सपना के पीछे नहीं। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल। फर्स्ट नंबर बोल रहा है कथन और कारण। ठीक है, कथन और कारण के बारे में हम लोग को जिक्र करना है। सबसे पहले कथन हमें बता रहा है सबसे पहले कथन बता रहा है कि पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती थी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य भारत में घुसपैठियों का कारण बना, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, 1 नंबर सही बता रहा है। 1 नंबर अगर कथन है तो इसका कारण क्या बता रहा है कि 9वीं शताब्दी के अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी राज्यों का उदय हुआ। क्या ये सही है? बिल्कुल, कारण भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल है कि शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी में किसका दरबारी कवि था? किसका कवि था? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी जो है शाहनामा के रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी के लेखक फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी किसका कवि था? तैयार रखना, महमूद गजनवी का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत में कुल 17 हमले किए थे। आरंभिक हमले में उसने हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ किया था। हिंदू शाही राजाओं का राजधानी कहाँ रहता था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वेहिंद, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बड़ा सवाल है, हिंदू राजाओं के खिलाफ जो है 17 हमले किए थे। किसने? तो यार महमूद गजनवी ने। ठीक है, तो 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनते हैं। सोमनाथ मंदिर को किसने अटैक किया था? तो महमूद गजनवी ने। ठीक है, कुल 17 बार जो है अटैक किया है और याद रखना है, और यह जो है हिंदू राजाओं के खिलाफ थे। तो हिंदू राजाओं की जो राजधानी कहाँ थी? यार ना वेहिंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेहिंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण और उससे संबंधित क्षेत्र मतलब समय, ठीक है, काल कौन से थे? तो अभी हम जस्ट बताए थे कि सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 में, तो मतलब कोई डाउट नहीं है, 1 का 4 हो जाएगा, ये तो सही है। दूसरा, पेशावर में कब लूटा था? पेशावर अभी पाकिस्तान में है, जहाँ 1001 में लूटा था। तीसरा, कन्नौज में कब लूटा था? तो यार ना 1018 में लूटा था। और लाहौर में कब आगे बढ़ा? तो यार ना 1015 में लूटा था। ठीक है, तो यार रखना 4 1 3 2 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं यहाँ 4 1 3 2 कहाँ है? 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल, बहुत ही कंटाप सवाल है। यहाँ हमें कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। पहला, सोमनाथ गुजरात में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है जहां लाखों तीर्थकारी प्रत्येक वर्ष आते हैं, बिल्कुल सही है। सोमनाथ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को नष्ट करके और कुछ भाग को उसको अपने साथ गजनी भी ले गया था, बिल्कुल ये भी सही है। चौथा, सोमनाथ का आक्रमण करने के बाद वापसी के क्रम में महमूद गजनवी को राजपूतों और जाटों के दस्तों के द्वारा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मतलब चारों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ चारों है। चारों कहाँ है? हाँ ठीक ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ठीक है, 26 नंबर सवाल है कि गाहड़वाल और गाहड़वार, ठीक है, राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ये भी शानदार सवाल। गाहड़वार की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कथन में कि भाईचारे के भाव के कारण पूर्व मध्यकाल में राजपूत समाज को अनुशासित करने में काफी मदद मिला था, यह कथन है। इसका कारण क्या बता रहा है कि राजपूत समाज जो है वह आधार, राजपूत समाज का आधार
हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक और काल्पनिक पूर्वज को संतान मानता था। कारण तो सही बता रहा है, ये तो फिक्स है, ठीक है, कारण तो सही है, ठीक है, लेकिन भाईचारे के भाव, ठीक है, ये वाला कथन गलत बता रहा है, मतलब जिक्र जो किया है कथन का वो कथन गलत है और आर सही है, मतलब कथन गलत, ए गलत, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। पृथ्वीराज तृतीय चौहान के किस अभियान के तहत अल्हा और उदल नामक एक प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? किस अभियान के तहत? तो बिल्कुल बुंदेलखंड अभियान के तहत जो है पृथ्वीराज चौहान के दो जो है प्रसिद्ध योद्धा अल्हा और उदुल जो है मारे गए थे किस अभियान के दौरान? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बुंदेलखंड अभियान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। सवाल के निम्नलिखित कथन पे हमें जिक्र करना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। सबसे पहले बता रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, 11वीं शताब्दी में ही निर्मित किया गया था। ठीक है, दूसरा पद है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये तो गलत बता रहा, ठीक है, ये तो गलत बता रहा है। अच्छा ठीक, भुवनेश्वर यहाँ उल्टा कर दिया है, कंफ्यूज तो था, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ है और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है ना 11वीं शताब्दी में हुआ है, ये उल्टा कर दिया है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन थी, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जी। तो याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना है यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। 10 रुपए के नोट में भी कोणार्क का सूर्य मंदिर दिख रहा है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह लिंगराज मंदिर है और यह जो है मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह किसके कब स्थापना हुआ था? 13वीं शताब्दी, याद रखना है 13वीं शताब्दी, और लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी, मतलब उल्टा कर दिया, ये दोनों गलत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य जो तराइन की पहली लड़ाई कब और किस क्षेत्र में विवाद के कारण हुआ था? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यार ना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला तराइन का युद्ध हुआ था, वह जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1191 के तबरहिंद से लेकर, मतलब 1191 में जो है तबरहिंद क्षेत्र में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये याद रखना है कौन से? तो तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तबरहिंद के क्षेत्र में 1191 में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था? ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, आधुनिक भारत के इतिहास के संबंधित ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो याद रखना है चंदावर का जो युद्ध हुआ था वह 1194 के मध्यकालीन भारत हो जा रहा है, 1194 के मुइजुद्दीन मोहम्मद और जयचंद के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आधुनिक भारत से संबंधित हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? बहुत ही शानदार सवाल, ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बार यह सवाल जो है ना पूछा जाता है। तो याद रखना है भारत में दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक वह दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजा थे। पहले वह मुइजुद्दीन मोहम्मद यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके प्रबंधक के रूप में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद वह शासक बन गया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। उसने सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में अधिक वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि 2010 में याद रखना है 2010 में चौगान यानी पोलो खेलते समय, ये सब याद रखना है, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। कब? तो याद रखना चौगान यानी पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में, 1206 में गद्दी पर बैठा, 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय डेथ हो गया, मर गया, ठीक
ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए वीर की गति नहीं, बीमारी से नहीं, आत्महत्या नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल। सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के आरंभिक कुछ वर्षों में इल्तुतमिश से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। हमें सही के बारे में देखना है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसे शुरुआत में कौन से संघर्ष झेलनी पड़ी थी, वो कथन हमें जिक्र करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जानते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत पर कब बैठा था। तो यह रखना 1210 ईस्वी में। ये सब ध्यान में रखना है, क्योंकि कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश अगला, उसका कुतुबुद्दीन का ही दामाद इल्तुतमिश वहां का अगला शासक बना। तो सबसे पहले बता रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक गुलाम कुबाचा ने खुद को बंगाल एवं बिहार के स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इल्तुतमिश की के साथ जो है वह चुनौती हुई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा बता रहा है कि इसी प्रकार एक अन्य चुनौती अली मर्दानी खान नामक, अली मर्दानी नहीं, ये सब गलत बता रहा है। ठीक है, अली मर्दानी आ गया है, मतलब दोनों गलत बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग अच्छा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ना तो एक नहीं दो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। दिल्ली सल्तनत की शासक को मूल उलुग खान कहा जाता है। ये बहुत बार ज्यादा बार पूछा गया सवाल। मूल उलुग खान किसको कहा गया? उलुग खान। उलुग खान किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ उलुग जो है वह बलबन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है। ठीक है, कथन बता रहा है कि बलबन ने रक्त और तलवार की लोह की नीति अपनाई थी। बिल्कुल सही है, ये तो अपनाया था रक्त और तलवार की लोह की नीति। दूसरा, बलबन के शासनकाल में दिल्ली के आसपास और दोआब के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मतलब कारण सही बता रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। मंगलों ने भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न किया था? बहुत ही कंटफ सवाल है। मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा जो है किस कालखंड में पहली बार संपन्न हुआ था? तो याद रखना है 13वीं शताब्दी के तीसरे का दशक के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक के मूल कौन थे? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक जो है इसके मूल कौन थे? तो याद रखना तुर्क अफगानी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। वर्ष 1296 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद के आसीन था? बहुत ही शानदार सवाल। 1296 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पूर्व, मतलब पहले, अलाउद्दीन खिलजी क्या काम करता था? तो यह रखना अवध के सूबेदार थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। रिक्त स्थान को हमें पूर्ति करना है। सन कौन से साल में दिल्ली में तैमूर लंग के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जाता है? तो याद रखना है 1412 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 1412 की जगह एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर 1398 होगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सन 1398 ईस्वी में दिल्ली में तैमूर लंग के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 40 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित किस अभियान पे हमें जिक्र करना है? वह भी कालानुक्रम में, मतलब कौन सा अभियान शुरुआत में किया, उसके बाद कौन सा किया? तो सबसे पहले जो है वह अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के महानतम शासकों में से एक थे। उसके समय में दिल्ली सल्तनत की साम्राज्य व्यापक भी बढ़ा था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे अभियान भी चलाए थे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो याद रखना वारंगल जो दिया गया है वह 1309 में किया गया था। वारंगल अभियान जो है 1309 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है 1309 ईस्वी में। उसके बाद बता रहा चित्तौड़ आंदोलन जो है चित्तौड़ अभियान जो है वह 1303 में किया था। याद रखना है चित्तौड़ अभियान 1303 में किया था। अगला बता रहा है रणथंभौर अभियान, यह 1301 में किया था। मतलब सबसे पहले कौन हो जा रहा है? तो सबसे पहले बिल्कुल सी हो जा रहा है, उसके बाद बी, उसके बाद ए, मतलब सी बी ए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर आंदोलन 1301, चित्तौड़ आंदोलन 1303, वारंगल अभियान 1309। तो
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CBA। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। निम्नलिखित पर हमें जिक्र करना है कौन सा कथन सही है, सही को ढूंढना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बता रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक जीतल मुद्रा की कीमत 48 टंके के बराबर था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, 48 टंके नहीं, 48 जीतल के बराबर था। ठीक है, ये टंका यहाँ गलत देता है। 48 जो है था, ये तो सही है, लेकिन जीतल के बराबर था। एक जीतल की कीमत जो है 48, एक मुद्रा की कीमत 48 जीतल के बराबर था, तो मतलब ये गलत बता रहा है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है अनाज मापी के लिए 15 किलोग्राम के बराबर ही था। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही बता रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया। क्या ये सही? बिल्कुल सही है। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने बाजार नियंत्रण की नीति लाई थी, तो यह अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा, इसका कारण था कि अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल। मोरक्को यानी अफ्रीका में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये तो सबको पता है, बच्चा वाला सवाल। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, मोहम्मद से मोरक्को, मोहम्मद से मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अनेक साहसी प्रयोगों में से एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सांकेतिक मुद्रा किस धातु से बनाया जाता था? तो याद रखना, यह जो है कांसा से बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे हमें जिक्र करना है। सबसे पहले कौन सा कथन सही बता रहा है? ठीक है, देख ले, यही पूछ रहा है। हाँ, सत्य कौन है वही पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने संतों की मज़ारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नंबर सही बता रहा है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर देने पर मुक्त रखा था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। तीसरा, वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने की कदम उठाई। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चौथा, फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए एक याद भी किया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मतलब 1, 3, 4 कहाँ है? 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था? तो याद रखना, यह जो ख्वाजा नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक के था? तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि दीवाने बंदगान यह किस विभाग से संबंधित है? तो याद रखना, यह दास विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही जा रहे हैं। दीवाने इंसा यह किससे संबंधित है? याद रखना, यह राजकीय पत्रकार से संबंधित है। ठीक है, दीवाने अर्ज जो है वह सैनिक संबंधित, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैनिक विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। अगला, दीवानों का रिसालत किसे कहा जाता है? धार्मिक प्रबंधन। मतलब क्या हो जा रहा है? याद रखना, 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 48 नंबर सवाल। सवाल है कि सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभारी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो यह रखना है, सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभारी अधिकारी को वकील ए दर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे क्रम में सही बता रहा है? कौन सा कथन जो है ऊपर से नीचे जाने पे सही बता रहा है? तो सबसे पहले सूबा हो जाएगा, फिर सिख, फिर परगना, फिर गांव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि मुकदम जो है
वह किससे संबंधित है? तो यार मुकदम मुखिया से संबंधित है। बरीद जो है, बरीद एक जासूस का विभाग है। खूत जो है यह भूमि स्वामी से संबंधित है। और आमिल जो है वह परगना का प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब BDAC। ठीक है, BDAC 50 का देखते हैं। BDAC सॉरी BDCA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संतुलन दावा। चलिए 51 नंबर सवाल। कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है। कौन सा कथन सही है? सही और कथन हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति औपचारिक अर्थ इस्लामी था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका कारण है कि उलमा को राज्य की नीतियों में दखल देने का व्यापक अधिकार था। क्या ये सही है? कारण गलत बता रहा है। ठीक है, व्यापक अधिकार नहीं था। तो मतलब एक सही है, दूसरा गलत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए सही है, आर गलत बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 नंबर सवाल। सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में जवाबित शब्दावली का अर्थ क्या था? यह रखना जवाबित शब्दावली का अर्थ जो है वह क्या था? तो यह रखना सुल्तान का कानून। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाबित यानी सुल्तान का कानून। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 नंबर सवाल। सवाल है कि बहमनी साम्राज्य कब अस्तित्व में आया था? ये भी शानदार सवाल है। तो बिल्कुल 1347 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य जो है 1347 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54 नंबर सवाल। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा तुंगभद्रा का दोआब था। यह किन दो नदियों के बीच में? ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, BBI सवाल है। ठीक है, किन दो नदियों के बीच में यह स्थित है? तो यार ना कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एकदम जहन में ये वाला याद रखना है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो टकराव होता था तुंगभद्रा के दोआब में होती थी। यह किन दो नदियों के बीच में है? तो याद रखना कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 55 नंबर सवाल। सवाल है कि महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? तो बिल्कुल ये बहुत ही बेसिक सवाल है, तुलु वंश। ठीक है, महान सम्राट कृष्णदेव राय जो है वह विजयनगर साम्राज्य के असली संस्थापक है कृष्णदेव राय। यह किससे वंश से संबंधित? याद रखना तुलु वंश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाली जगह को हम लोग को फिर भरना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बता रहा है कि कौन सी ईस्वी में पुर्तगाली ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था? तो कौन सी ईस्वी में यह छीन लिया था? तो 1510। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, 1510 में जो है बीजापुर गोवा से छीनकर पुर्तगालियों ने एक नई नीति के रूप में अल्बुकर्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा बता रहा है, तो यहाँ 1510 हो जाएगा। दूसरा बता रहा है किसने अपनी नीति को आक्रमण नीति पर शुरुआत किया था? तो किसने किया था? तो यार ना फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1510 में पुर्तगाली ने बीजापुर से गोवा पर छीन लिया था और यह जो प्रारंभ किया था यह अपनी नीति आक्रामक नीति, यह कौन था? तो यार ना है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमरम किस प्रकार के क्षेत्र को सूचित करता है? अमरम किस प्रकार के क्षेत्र को सूचित करता है? तो याद रखना है सैन्य सरदारों की नियंत्रण वाले क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 58 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि खानदेश को मुगल साम्राज्य में 1602 ईस्वी को मिला था। क्या ये सही है? तो क्या ये, अच्छा रुकिए, यहाँ क्या पूछ रहा है? सत्य है ना, तो यहाँ पर गलत बता रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, खानदेश के मुगल साम्राज्य 1602 ईस्वी में जो है यहाँ मिला था, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा,
मलिक अंबर का जन्म इथोपिया में हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मलिक अंबर का जन्म इथोपिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 59 नंबर। कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि मलिक अंबर ने ठेके पर जमीन लेने की व्यवस्था लागू कर दिया था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। दूसरा बता रहा है कि मलिक अंबर ने अपनी पुरानी जब्ती व्यवस्था को त्याग दिया था और किसानों की तबाही का कारण। किसानों की तबाही नहीं, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर सी 1, 2 दोनों गलत बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 60 नंबर सवाल। कौन सा कथन असत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि अकबर ने पहले इब्राहिम कुतुब शाह ने कैथोलिक मशीनरियों को अपने दरबार में नियंत्रण किया था, मतलब निमंत्रित किया था। ठीक है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये गलत बता रहा है। अगला सवाल, रुकिए रुकिए, कुतुब शाह भी थे, सॉरी कुतुब शाही थे। ठीक है, अकबर में सबसे पहले इब्राहिम कुतुब शाही को ही कैथोलिक मिशनरी में अपना दरबारी के रूप में नियंत्रण दिया था, निमंत्रित किया था। तो बिल्कुल ये सही बता रहा है, सही है। ठीक है, दूसरा वाला बता रहा है कि अली आदिल शाह को गरीबों का दोस्त कहा जाता है। ये भी सही है। अली आदिल शाह को गरीबों का दोस्त कहा जाता है, ये सही है। तीसरा, किताबे नोरस की रचना आदिल शाह नहीं किया है। किताबे नोरस की स्थापना, ठीक है, उसकी रचना कि अली आदिल शाह ने किया। ठीक है, मतलब तीनों सही है। तो कहाँ है तीनों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य है। अगला सवाल 61 नंबर सवाल। सवाल है कि पहला बता रहा है कि कौन सा कथन में सत्य है, सत्य को ढूंढना। बुरहान जी निजाम शाह काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सूर लाने वाला पहला शायर था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा बता रहे कि राजा मनोहर और मधुमालती की प्रेम गाथा के रचनाकार महाकवि नुसरती है। क्या ये सही है? गलत बता रहा है। दक्कन से उर्दू 16वीं शताब्दी उत्तर भारत में आया था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मतलब केवल एक सही है। अगला सवाल नेक्स्ट हम लोग आते हैं 62 नंबर सवाल। इब्राहिम रेजा क्या है? इब्राहिम रेजा जो है वह कौन थे? इब्राहिम रेजा क्या ये प्रसिद्ध, मतलब रोजा एक मस्जिद है, मदरसा है, अस्पताल है, क्या है? तो इब्राहिम रोजा जो है वह एक मकबरा है। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह का एक मकबरा है, इसी को ही इब्राहिम रोजा कहा गया। मतलब ना तो ऑप्शन ए सही है, नहीं बी, नहीं सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सही नहीं है। इब्राहिम रोजा किसका है? याद रखना है, इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। याद रखना है, मकबरा। ठीक है, मकबरा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 63 नंबर सवाल। कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि अकबर द्वारा ऐसी व्यवस्था आरंभ की गई जिसमें जात का मनसब बढ़ाए बिना चुनिंदा अमीरों को अधिक संख्या में सैनिक रखने की अनुमति दे दिया था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। दूसरा, मुगल शासन में जमा दामी दस्तावेज राजस्व विभाग द्वारा लेखा जोखा करता था। ये सही है। मतलब असत्य ढूंढ रहा है तो केवल ऑप्शन नंबर ए असत्य हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 64 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि अकबर और औरंगजेब के काल में अमीर वर्ग में पर्याप्त स्थायित्व आया था। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं जा रहा। अकबर और औरंगजेब में नहीं, यह जहांगीर और शाहजहां के काल में हुआ था अमीर वर्ग में पर्याप्त स्थायित्व। ठीक है, तो ये गलत बता रहा है। दूसरा, मुगल अमीर वर्ग में विदेशियों की भरमार थी जो एक दूसरे को दरबारी सेवा में आने के लिए प्रेरित करता था। यह कथन टैवर्नियर ने कहा था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ना तो एक नहीं दो, दोनों गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि कंदहार, काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों का संधि स्थल में स्थित है। क्या ये सही है? सही है। कंदहार 1522 ईस्वी में बाबर के अधीन आ गया था। बिल्कुल सही है। मतलब दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि सफवी खुद को पैगंबर
सफ़ी खुद को पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति को दावेदार मानते थे। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये जो है सही बता रहा है। दूसरा है गोल गुंबज का निर्माण जो है वह 1679 ईस्वी में हुआ था। क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि गोल गुंबज का निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ था। ये सब जहन में याद रखना, ठीक है। गोल गुंबज का निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले हमें जो है असत्य को ढूंढना है, ठीक है। 67 नंबर सवाल। सबसे पहले बता रहे डच ने 1606 ईस्वी में कोचीन पे अपना अड्डा किया था। तो क्या ये डच थे? बिल्कुल गलत है, ये पुर्तगाली थे, ठीक है, डच नहीं थे। तो मतलब कथन पहला गलत बता रहा। दूसरा, डच मूलतः कपड़ों के व्यापार पूर्व से आया करते थे। क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी गलत बता रहा है, ठीक है। पूर्व से जो है मसालों आदि के खेती के लिए ही व्यापार करते थे, ना कि कपड़ों के। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत बता रहा है। मतलब यहाँ बता रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल। कथन जो है कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि 1618 ईस्वी में अंग्रेजों ने जहांगीर के रॉल्फ फिंच की सहायता से फरमान जारी किया था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत बता रहा है। 1618 में जो यह बता रहा है वह 1600 रॉल्फ फिंच नहीं था, टॉमस रॉ, हाँ टॉमस रॉ था, ठीक है, याद रखना। यह रॉल्फ फिंच नहीं था, टॉमस रो था। 1618 में अंग्रेजों ने जहांगीर से टॉमस रो की सहायता से फरमान जारी किया था। मतलब पहला कथन गलत बता रहा। दूसरा, अंग्रेजों ने 1622 ईस्वी में ईरानी फौजों की मदद से हरमूज पर कब्जा कर लिया था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। मतलब केवल 2 सही सत्य बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 69 नंबर सवाल। कैलिको शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, कैलिको शब्द किससे संबंधित, याद रखना मोटा सूती कपड़ा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन सा कथन भी हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कौन सा कथन असत्य है, सत्य को ढूंढना है। आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े थे, जो उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगरों में से था। टॉमस रो का यह कथन था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत बता रहा है, ठीक है। दूसरा, जेसुइट पादरी मोंसरेत जहांगीर के दरबार में नहीं, गलत ही है, भी गलत। ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आस्त्राखान अवस्थित है। आस्त्राखान कहाँ अवस्थित है? यारना बाकू और वोल्गा नदी के मुहाने पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि इब्राहिम आदिल शाह के राज्य में मुरहरी राव पेशवा पद पर पहुंचा था। गलत बता रहा है। अहमदनगर राज्य में नायकवारी सैनिकों और भूस्वामी के तत्व थे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल 2 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथन पे हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि कौन सा कथन हमें सत्य है, सत्य को ढूंढना है। मेहराब और गुंबद तर्क या मुस्लिम आविष्कारक थे। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मेहराब और गुंबद तर्क तुर्क या नहीं, तुर्क यहाँ गलत हो जा रहा है। यहाँ अरब के मुस्लिम थे, ठीक है, इसका आविष्कार अरब के मुस्लिम। तो तुर्क नहीं था, मतलब पहला गलत बता रहा है। दूसरा, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास करवाया है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वह कहाँ किया गया है? अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अच्छा ये गलत है जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया है अलाई दरवाजा का निर्माण। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। याद रखना है, अपने नाम से ही किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत बता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल।
कौन से कथन सत्य है, हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये जो है सत्य बता रहा है। अलाई दरवाजा जो है अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ भारत का पहला गुंबद था। दूसरा, जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपने नहीं सीरी को अपनी राजधानी जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो मतलब दूसरा वाला गलत बता दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 75 नंबर सवाल, कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि समतल दीवारें तुगलक वास्तुकला की एक विशेषता थी, यह नींव प्रवण कहलाते थे। क्या ये सही है? गलत बता रहा है। फिरोज शाह तुगलक के अधिकतर इमारतों में नींव प्रवण का प्रयोग दिखता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मतलब जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 76 नंबर सवाल, अमृत कुंड का पुस्तक का किससे संबंधित है? बहुत ही बड़ा सवाल है। अमृत कुंड पुस्तक का जो है यह किससे संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 77 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथन पे हमें असत्य को ढूंढना है, कौन सा कथन गलत है, गलत को हमें ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये करंट में न्यूज में अभी है अजमेर शरीफ, इसीलिए जो है यह सवाल यहाँ से बनने की चांसेस है। ठीक है, तो चिश्ती, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा बता रहा है कि रामानुज रामानंद के शिष्य थे। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत बता रहा है। तीसरा बता रहा है कि रामानंद ने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया था। ये भी सही है। ठीक है, मतलब केवल दो सही दो गलत बता रहा है, तो गलत ही हमें ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 78 नंबर सवाल, हकायक ए हिंदी नामक प्रबंध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यार ना अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा हकायक ए हिंदी नामक जो है ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 79 नंबर सवाल है कि कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य को ढूंढना है। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राम दर्पण का फारसी में अनुवाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत बता रहा है। दूसरा, मान कौतूहल ग्रंथ युद्ध से संबंधित ग्रंथ है, ये भी गलत है। बंगाल के नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का फारसी पर अनुवाद किया था, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर सी तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि फतवाए आलमगीरी एक विधि संहिता, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1252 ईस्वी में हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सब जहन में याद रखना है, फतवाए आलमगीरी एक विधि संहिता है, विधि मतलब कानून से संबंधित जो है उस किताब में लिखी गई है। दूसरा, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में सन 1252 ईस्वी में हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मतलब एक भी सही है, दो भी सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 81 नंबर सवाल। समय बहुत कम है, बीपीएससी का पीटी एग्जाम होने वाली है और याद रखना है ऐसे सवाल बनते हैं, बहुत ही कम समय में आप समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, सवा घंटा में अप्रोक्स खत्म हो जाने की चांसेस है। 81 नंबर सवाल हमें जो है वह सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले हेमचंद्र सूरी का योगदान संस्कृत के विकास में दिया था। बिल्कुल सही है। हेमचंद्र का विकास जो है, हेमचंद्र का योगदान बहुत ज़्यादा है। हेमचंद्र का सूरी जो संस्कृत के विकास में योगदान है, बिल्कुल सही है। दूसरा, मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। ये भी सही है, मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था, मतलब दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82 नंबर सवाल। रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एक नई संगीत पद्धतियों का आविर्भाव हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? तो याद रखना, रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र और नई संगीत पद्धति का आविर्भाव तुर्कियों के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 83 नंबर सवाल हमें कौन सा कथन सत्य है, सही को हमें ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि शेरशाह का अंतिम अभियान जो है कालिंजर का युद्ध था। बिल्कुल सही है। कालिंजर अभियान के जीतने के बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल सही है।
शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 नंबर सवाल। शेरशाह के शासनकाल में गांवों के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था? बहुत ही घंटा सवाल। तो याद रखना, स्थानीय मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 नंबर सवाल। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में किन कथनों पर जिक्र करना है? कौन से कथन पर हमें सत्य है, यह हमें सत्य को ढूंढना। सबसे पहले बता रहा है कई गांव मिलकर परगना का निर्माण करता था, सही है। दूसरा जो है परगना से ऊपर की इकाई को चक्र नहीं, जो मुनासिब नहीं, मतलब दूसरा गलत है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल। शेरशाह कालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। तो याद रखना है, चांदी के सिक्के का दाम कहा जाता था, नहीं नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल। शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना होता था? तो याद रखना, भूमि उपज का 1/3 हिस्सा शेरशाह के शासनकाल में भूमि उपज का होता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर सवाल। सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान गजे सिकंदरी नामक गज का एक नया माप किसने शुरुआत किया था? बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत शानदार सवाल। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत के दौरान गजे सिकंदरी नामक गज का एक नया माप जो शुरुआत किया था, याद रखना सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। आदिल शाह ने विक्रमाजित की उपाधि किसे प्रदान किया है? तो याद रखना, आदिल शाह ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह किसे दिया गया? तो याद रखना, हेमू को दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 90 नंबर सवाल। अकबर के शासनकाल के संबंध में सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सबसे पहले सूची 1 और सूची 2 को हमको मिलाना है। तो सबसे पहले क्या बता रहा है? पौलज। पौलज किससे संबंधित है? तो यार प्रत्येक वर्ष की जुताई की जाने वाली भूमि को पौलज कहा जाता है। दूसरा बता रहा है परती। परती जो है वह किससे संबंधित है? यार खेती योग्य नहीं जमीन को परती कहा जाता है। तीसरा बता रहा है कि चाचड़। चाचड़ क्या है? तो 2 या 2 से अधिक वर्ष से पड़ती भूमि जो है उसे चाचड़ कहा जाता है। और बंजर जो है 3 वर्ष से अधिक पड़ती भूमि को बंजर कहा जाता है। मतलब हो जा रहा है यहाँ पर 3 1 2 4, ठीक है। 3 1 2 4 कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 91 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसब 10 का तथा सबसे अधिक 5000 का था, बिल्कुल सही है। अकबर के अंतिम दौर में सबसे ऊंचे मनसब को 5000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया था, ये भी सही है। मतलब देखा जाए तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर सवाल। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमें सत्य को ढूंढना है, ठीक है। पहला बता रहा है कि मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सुभा सेवाओं को प्रमुखता, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। दूसरा, मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वाइकियानविस कहा जाता था, क्या ये सही है? वाइकिनिस का नाम तो हम लोग पहले बार सुन रहे हैं। इसे बरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता था? याद रखना, बरीद, मतलब दूसरा गलत है। तीसरा मुगल काल की सूचना अधिकारी को जो है वह बरीद कहा जाता था, क्या ये सही है? तो सूचना अधिकारी को बरीद नहीं कहा जाता था, गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। मतलब 3 भी सही है, 3 भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, केवल 1 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल। मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को ढूंढना है। तो याद रखना है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी से निर्मित महल सह किला का निर्माण गुजरात बंगाल शैली में किया गया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अर्ध गुंबदाकार शैली में हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जड़ाऊ नक्काशी का प्रयोग शाहजहां के शासन काल में हुआ था, क्या ये सही है? गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गलत ही हमें ढूंढ रहा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 94 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। मुगल चित्रकला का चरम जहांगीर के काल में माना जाता है। तो चित्रकला का संबंध है
वह जहांगीर का काल में हुआ चित्रकला, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन था, बिल्कुल ये भी सही है। राजस्थान तथा पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला और विकास औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीन था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया था, थोड़ी कोई आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 95 नंबर सवाल। 95 नंबर सवाल, सवाल है कि मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया था? किसकी निगरानी में किया था? तो यार ना फेजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल, मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो यह रखना है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97 नंबर सवाल, सिख धर्म के संबंध में कौन सा कथन पे हमें जिक्र करना है? कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। ठीक है, तो यह रखना है सिखों के धर्म ग्रंथ जिसे ग्रंथ साहिब कहा जाता है, उसका संकलन करता गुरु रामदास थे, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत बता रहा है। ठीक है, मतलब ये कथन हमें गलत बता रहा है क्योंकि रामदास नहीं था, अर्जुन दास था। ठीक है, अर्जुन दास, तो मतलब पहला वाला गलत बता रहा। दूसरा, गुरु अर्जुन दास ने सिखों के चढ़ावों की वसूली की व्यवस्था के लिए 1/3 हिस्सा जो है वह लिया था, क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी गलत है, मतलब डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूची 1 और सूची 2 को हमको मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि दादू क्या मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रखना, यह राजस्थान से। ठीक है, संत से संबंधित। दूसरा, तुकाराम किससे संबंधित है? यार महाराष्ट्र क्षेत्र से। और रघुनंदन मंगाल। 1-3-2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99 नंबर सवाल, दिए गए कूट की परिभाषा को सही कालानुक्रम के आधार पे जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि सबसे पहले घरमाट का युद्ध, ये जो घरमाट का युद्ध कब हुआ था? तो यार ना 1658 में हुआ था घरमाट का युद्ध। दूसरा बता रहा सुलेमान सिकोह द्वारा बनारस में सूजा की पराजय हुई थी, किस वर्ष? तो यह रखना, यह जो
शुजा की पराजय हुई थी वह 1658 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, मैच कर जा रहा है तो याद रखना यह फरवरी 1658 में हुआ था। और यह घरमाट का युद्ध जो हुआ था वह अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1658। अच्छा, सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो यार ना, सामूगढ़ की लड़ाई जो है वह मई 1658 में हुआ था। ठीक है, तो कालानुक्रम के आधार पे बहुत क्लोज है, यह हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? फरवरी वाला मतलब 2, उसके बाद अप्रैल वाला मतलब 1, फिर 3। ठीक है, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हंड्रेड नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा सिकोह की आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो याद रखना, औरंगजेब के साथ दारा सिकोह के साथ आखिरी लड़ाई देवरॉय की लड़ाई के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवरॉय की लड़ाई जो है हुई थी 1659 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर सवाल, 101 नंबर सवाल। 101 नंबर है कि औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका शीर्षक कौन था? तो याद रखना है जवाबित ए आलमगीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल। सवाल है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकों में किसके ने शासनकाल में लिखा है? तो याद रखना यह औरंगजेब के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है कि औरंगजेब के सम्मिलित कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? सिखों को कलमा दर्जा मिला था, गलत है, ये नहीं है। नवरोज त्योहार मनाया जाना बंद करवा दिया, सही है। झरोखा दर्शन का रिवाज समाप्त कर दिया, ये भी सही है। बनारस का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर के स्थान पर मस्जिद बना दिया था, ये भी सही है। मतलब पहला ही गलत है। कौन सा कथन सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए पहला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल। कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य को ढूंढना है। शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर है, क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है, वाजिब नहीं है। अच्छा, असत्य ढूंढ रहा है, यहां असत्य हमें ढूंढना है। ठीक है, तो शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर बन जाता है। जजिया कर लगता था गैर मुस्लिमों को। ठीक ठीक, तो ये सही बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये सही है। दूसरा, जजिया केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया, बिल्कुल सही है। मतलब दोनों सही है और हमें ढूंढना है गलत, मतलब दोनों यहाँ गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ना तो एक नहीं दो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। सवाल है कि 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखना यह जो नेतृत्व गोमकला के भी नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथन पे हमें जिक्र करना है, कौन सा कथन सत्य है, सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि वर्ष 1686 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। तो क्या ये सही है? हमें सत्य को ढूंढना है। तो क्या ये खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था? क्या ये सही है? तो यह जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा तो किया गया था खालसा पंथ की स्थापना, लेकिन 1686 में नहीं, 1699 में किया था। मतलब पहला वाला कथन गलत बता जा रहा है। ठीक है, याद रखना, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था, नॉट 1686। मतलब पहला गलत बता रहा है। दूसरा, गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ गुरु औरंगजेब की हत्या कर दिया था औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, उसे जो है वह धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया था, तो नहीं किया, तो यह रखना है उसको हत्या कर दी गई थी। तो बिल्कुल दूसरा सही है। मतलब यहाँ सत्य हमें ढूंढना है, कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वां नंबर सवाल। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने किस सूबेदार की हत्या कर दी गई थी? तो याद रखना यह वजीर खान को हत्या कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। मुगल परंपरा के अनुसार विवादग्रस्त उत्तराधिकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे हमें ढूंढना है। सबसे पहले बताना है कौन सा कथन मुगल परंपरा के आधार पर सत्य बता रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहले बता रहा है कि विवादग्रस्त उत्तराधिकारी के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन खालिसा के अंतर्गत रखा जाता था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। बाद में चुने गए उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। किस वर्ष शिवाजी ने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जवाली को जीता था? किस वर्ष जीता था? तो यह रखना है 1656 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। सवाल हमें ढूंढना है कालानुक्रम के आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहले बता रहा है कि शिवाजी द्वारा अफजल खान का वध कब कर दिया गया था? तो यार ना शिवाजी के द्वारा अफजल खान का वध 1659 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है। अगला है जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो है वह कब हुआ था? तो यह रखना है जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। ये सब याद रखना। अगला सवाल, शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर कब हमला हुआ था? तो यह रखना है शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर 1664 में हमला हुआ था। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि शिवाजी द्वारा पूना में शाइस्ता खान में कैंप पर कब हमला हुआ था? तो यार रखना 1663 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले जो है एक हुआ था, क्योंकि 1659 शिवाजी पर अफजल हमला। ठीक है, एक। दूसरा बता रहा है उसके बाद कौन हो जाएगा? तो यार रखना 4 हो जाएगा 1663 वाला। उसके बाद 3, उसके बाद 2, 1 4 3 2। ठीक है, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। बन्नीहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? बन्नीहट्टी की लड़ाई जो विजयनगर साम्राज्य के विघटन के कारण जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यार ना देवराय सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति द्वारा सोकोत्रा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था? तो यार ना सोकोत्रा द्वीप जो है, सोकोत्रा द्वीप में एक सैन्य अड्डा पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। दक्षिण भारत के पालेगार यानी पोलोगार कौन था? तो याद रखना है सैन्य नियंत्रक अधिकारी को पॉलीगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना जिला का वर्णन नाडु कहा जाता था। जिला को नाडु कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यार रखना गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य को ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा है हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे। बिल्कुल सही है। इस्लाम स्वीकार करने के बाद हरिहर बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। ये भी सही है। हरिहर बुक्का के गुरु जो है विद्यारण्य थे। ये भी सही है। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। कौन वाला सही है? यहाँ तो सभी सही बता रहा है। विजयनगर साम्राज्य के को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा है कि विजयनगर पहला शासक कौन था जिसने बहमनी से गोवा छीन लिया था? तो याद रखना उसे हरिहर सेकंड कहा जाता है। चलिए अब बनेगा। तो विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनी को गोवा से छीन लिया था उसे कहा जाता था, याद रखना है हरिहर सेकंड, मतलब 1 का 3। दूसरा बता रहा किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज कवियों का आश्रय प्रदान होता था? तो याद रखना कृष्ण देव रॉय। तीसरा, किस शासक के काल में यात्री ने अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो याद रखना यह जो है देवराय प्रथम के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला बता रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो याद रखना यह बुक्का प्रथम के शासनकाल में भेजा था। तीसरा, गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो याद रखना 3 4 1 2 6 होरे को बचाया गया। अच्छा, जौनपुर वाला मानसिंह नहीं, यहाँ पर हो जाएगा गुगरी महल की स्थापना जो है वह मान सिंह के द्वारा,
और जौनपुर नगर की स्थापना वह फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, तो मतलब 3 क्या बताए सबसे पहले, 3 हरिहर बुक्का विजयनगर वाला, उसके बाद हो गया हरिहर द्वितीय और कृष्ण देवराय 3-4, उसके बाद देवराय द्वितीय 1 2 6 5, 3 4 1 2 6 5, इतना खतरनाक जो है ना पूछा जाता है। 3 4 1 2 6 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल जो है थोड़े थोड़े दिक्कत हो सकते हैं, तो प्लीज़ मैनेज जरूर कर लीजिएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी स्पीड में समाप्त करते हैं। 19 नंबर सवाल बता रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि मलिक सरोवर किसे जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता था। तो याद रखना मलिक सरोवर जो है जौनपुर का सल्तनत से संबंधित है। जफर खान किससे गुजरात सल्तनत, दिलावर जो है खान धुरी व मालवा सल्तनत, और अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत। ठीक है, तो यह रखना है 3 1 4 2, 3 6 1 4 2 कहाँ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है। तो यह रखना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर को सिराज हिंद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानव विकास के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही बता रहा है। ठीक है, कौन सा कथन सही बता रहा है, तो बिल्कुल यहां पर देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। हमें सही को ढूंढना है, ठीक है ना, सही को ढूंढना है, तो बिल्कुल यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ये एक सही है। दूसरा मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर में आयाम लाता है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा बता रहा है कि 193 में से 135 स्थान भारत को मिला है, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत को 193 में 134वां स्थान मिला है, नॉट 35, तो ऑप्शन नंबर मतलब 3 गलत बता रहा है, 1 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल। सवाल है कौन सा कथन सही नहीं है, हमें सही नहीं ने को हमको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग करंट अफेयर से चल गए। ठीक है, करंट अफेयर, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातिक देश बन गया है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा बता रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में आयात 5.7% की वृद्धि हुई है, क्या ये सही है, तो 5.7 नहीं है, लगभग 4.5% है, मतलब दूसरा गलत बता रहा है। सिपरी की स्थापना 1966 में हुआ था, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। सिपरी का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, गलत है, ब्रुसेल्स में नहीं है, इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है कौन सा कथन हमें नहीं सही नहीं है, तो 2 और 4, 2 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन सा कथन सही है, सही के बारे में हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, यह जो गुजरात में है, सही है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्या ये सही, बिल्कुल सही है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। फाफ यानी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, हमें सही को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि वित्तीय कार्रवाई बल यानी फाफ का एक अंतर सरकारी संकाय है, जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों ने 1989 में स्थापना किया था, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। फाफ की बैठक 1 साल में 3 बार होती है, ये भी सही है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में जो है फाफ ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, ग्रे लिस्ट से हटाने में निवेश की परिवेश जो है वह की गई थी, मतलब ये गलत बता रहा है, तो 1 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 5F जो है फॉर्मूला में क्या शामिल है, इसमें इसका मतलब है फैक्ट्री टू स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जैसे 5F है ना, तो याद रखना है 5F, पांचों F का फुल फॉर्म क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्म टू फाइबर, फॉर्म टू फैक्ट्री, फॉर्म टू फैशन, फॉर्म टू फॉरेन। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये बनते हैं। तो इसमें जो है क्या शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी फैक्ट्री स्टेशन शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य को ढूंढना है। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने इथेनॉल 100 का लॉन्च कर दिया, गलत है। वर्तमान में 5 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार में 183 खुदरा दुकानें खोले गए, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी दी। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना यह जो है केवल 2 गलत है। सेमीकंडक्टर जो है ATMP इकाई का मेहसाना में स्थापित किया गया, यही गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन सा कथन जो है असत्य है, हमें असत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदल के शिवाजी नगर नहीं किया है, शिवाजी नहीं अहल्या नगर किया गया, शिवाजी नगर नहीं अहल्या नगर। बिल्कुल ये गलत हो जा रहा है, शिवाजी अहमदनगर का नाम बदल करके अहल्या नगर कर दिया गया। दोनों मैच कर रहा था शुरू में। ठीक है, तो अहल्या नगर कर दिया गया है, नॉट शिवाजी नगर, मतलब पहला गलत है और वही हमको ढूंढना। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सही है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब 2 सही है और हमको ढूंढना है कौन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, केवल 1 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल है कि कौन सा कथन सही है, हमें सही को ढूंढना है, जो कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में सही बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन के अंतर्गत आता है। तो याद रखना यह जो है ना ऊर्जा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। यह जो है वह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मतलब ये जो गलत है। दूसरा, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पहला, आंध्र प्रदेश दूसरा इसी सूचकांक में है, बिल्कुल सही है। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा देश के सबसे अच्छे सुधार हुए थे, मतलब 2-3 सही बता रहा है। ठीक है, 2-3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। सुर्खियों में बटोरने वाले आबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो याद रखना है आबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र जो है वह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और 20 सवाल बचे हुए हैं, प्लीज जुड़े रहिएगा। साहित्योत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया, यह जो है वह कहाँ किया गया। तो यह रखना है साहित्य अकेडमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव उत्सव 11 मार्च से 16 मार्च को नई दिल्ली में किया गया है। इसका उत्सव मतलब भोपाल में नहीं, कोलकाता में नहीं, बीकानेर में नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, मतलब नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किसे घोषित किया है। तो याद रखना यह जो है शीतल देवी को चुनाव आयोग ने जो है आइकन के रूप में, विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया है शीतल देवी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथन पे हमें जिक्र करना है, कौन सा कथन जो है वह असत्य है, असत्य को हमें ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि खबरों में RS-24 यार्स का संबंध पनडुब्बी से है। तो याद रखना यह जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, नॉट पनडुब्बी, ये गलत है। हाल ही में उत्तराखंड में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, क्या ये सही है। बिल्कुल ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, हमें सही नहीं है मतलब असत्य को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तमिलनाडु के युकुडिकी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट के स्थापित किया गया, क्या ये सही है। बिल्कुल गलत है, ये गलत है। दूसरा, यह विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण ईंधन बचत होती है, सही है।
कुलसेरपट्टिनम के समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर चला जाएगा। ये भी सही है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा 2-3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही को हमें ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहला बता रहा है कि जियो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपने वैश्विक भागीदारी के साथ 2021 में लॉन्च किया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। दूसरा बता रहा है कि भारत पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान गुजरात में लॉन्च किया। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। यह नागपुर में स्थापना किया, महाराष्ट्र में। दूसरा गलत हो जा रहा है। नागपुर में 6 वैश्विक शहरों में से एक केन्या, कोस्टा रिका, तुर्की और कोलंबिया में स्थित, याद रखना है, JCBA की परियोजना कार्यान्वित की गई। बिल्कुल सही है। भारत के पहले ZCBAP का शहर 2050 तक यह इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या ये सही है? ये गलत बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है, तो फिर से हम लोग पढ़ ही लेते हैं एक बार। जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले बता रहा है कि जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्सिंग इंस्टीट्यूट की भागीदारी वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। ये सही है, ये सही जा रहा। दूसरा, भारत का पहला विशिष्ट जो है प्लान गुजरात, ये लॉन्च गुजरात में तो नहीं है, यह कहाँ है? नागपुर में। तो ये भी सही है। भारत में GSC 2050 तक लॉन्च किया, ये भी सही है। मतलब 1, 3, 4 सही है। तो 1, 3, 4 कहाँ देखते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। हाल ही में अमेरिकी दूत ने लेबनान में शांति और सुरक्षा गारंटी देने के लिए ब्लू लाइन की चर्चा किया। ब्लू लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ब्लू लाइन में जो है वह कौन से कथन पे सत्य बता रहा है? सबसे पहले बता रहा है कि ब्लू लाइन नीले बैरल्स से निर्मित है और यह भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स की विस्तारित है। सही है। इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र में निर्धारित किया गया था। ये भी सही बता रहा है। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 बता रहा है कि इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, यह ब्लू लाइन ही तय किया गया। बिल्कुल सही है। यह लाइन जो है का उद्देश्य लेबनान के दक्षिण में स्थित इजरायली सेना की वापसी का पुष्टि है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है, हमें ढूंढना है। सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर हुआ है। बिल्कुल सही है। यह जो है जूरी नदी के मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चट्टगांव से जुड़े हुए। गलत है। यह भारत बांग्लादेश के बीच सहयोगी, हाँ सही है। मतलब केवल 2 सही 2 गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को हमको ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि INS जटायु भारत नौसेना का एक बेस है जिसे लक्षद्वीप में के मिनिकॉय में स्थापित किया। बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। INS जटायु जो मिनिकॉय में स्थापित किया गया, यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नहीं है, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा किया गया है। ठीक है, मतलब एक सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना है परमार रवि मनु भाई को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार में 2 नए वंदे भारत उद्घाटन किया गया ट्रेन की, वह कौन सा सही कथन बता रहा है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वंदे भारत एक्सप्रेस पटना और न्यू जलाईगुड़ी तक जाने वाली ट्रेन थी। तो ऑप्शन नंबर हाँ एगो ये हुआ और एगो वंदे भारत एक्सप्रेस पटना लखनऊ, हाँ दोनों 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले स्वीडन ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। गलत है, क्योंकि फ्रांस पहला देश है। दूसरा, जनजातीय मामलों में के मंत्रालय में सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देते हुए एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी हुई है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोग अंतिम सवाल पढ़ेंगे और 8 सवाल। ठीक है,
8 सवाल बचा हुआ। कौन सा कथन असत्य है? असत्य को हमें ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग डीबीटी द्वारा 2022 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। क्या ये सही है? क्या ये सही बता रहा है? बिल्कुल ये गलत है। दूसरा बता रहा है कि याओड़े घोषणा फाइलेरिया रोग से संबंधित है। याओड़े घोषणा पत्र जो है फाइलेरिया से संबंधित है, तो क्या ये फाइलेरिया नहीं मलेरिया से संबंधित है, मतलब ये गलत है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत दूसरा सबसे प्रदूषित देश बन गया है। तो भारत दूसरा नहीं, भारत तीसरे नंबर पे है। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरे में भारत है, मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सभी गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 43 नंबर सवाल। यूरोप कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन केवल आइसलैंड और लिंकेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड अंतर सरकारी संगठन है। बिल्कुल सही है। पीएम स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण सहायता करना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नहीं, ये गलत है। ऋण सहायता अल्पसंख्यक वर्गों को नहीं करता है, ये गलत है। मतलब यहाँ सवाल कर रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि हाल ही में स्पेन भारतीय फार्माकोपिया की मंजूरी करने वाला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन की निगरानी करने हेतु किया गया है। क्या चक्षु पोर्टल का निर्माण जो है वह कोयला आपूर्ति से संबंधित जितने भी निगरानी है उससे संबंधित है? नहीं। ठीक है। वह दूर संचार से संबंधित है, जैसे साइबर अपराध हो गया, उससे संबंधित है, कोयला से नहीं है। दोनों भी गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आदिति, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा योजना शुरुआत किया गया। तो आदिति का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजिस्ट विद आइडेक्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर आते हैं और 4 सवाल बचे हुए हैं। 46 बता रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभयारण्य दिल्ली में स्थित है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, ना कि दिल्ली। दूसरा बता रहा है कि 3 मार्च 2024 को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया। क्या ये सही? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी दूसरा नंबर सही है। 47 नंबर सवाल। कौन सा कथन असत्य है? गलत को हमें ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि सबसे पहले मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अगला बता रहा है कि यह कामधेनु ऑपरेशन कामधेनु ना उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार ने किया, इसलिए यह गलत हो जा रहा है। बिहार के लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगला है कि खगड़िया निवासी लेखिका मेनका मल्लिक को उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए आदिवासी साहित्य अकादमी अभिनव अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी गलत बताया जा रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तीनों गलत है। 48 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? केवल जोया अख्तर को वार्षिक इंडिया यूकर्स अचीवर्स से सम्मानित किया गया। केवल नहीं, ये गलत है। केवल अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नोटिक्स नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित एक ज्वालामुखी है। क्या ये सही है? नहीं 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 नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा को राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनाया गया। सॉरी, ध्यान से पढ़ना है।
प्रधानमंत्री बनाया गया, मतलब एक गलत है। नॉटिक्स ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह में खोजा गया एक नया ग्रह है, क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी गलत है, असत्य में ढूंढना है, ये भी हमें गलत बता रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों हाल ही में मंगल ग्रह में वह नॉटिक्स नामक एक ज्वालामुखी खोज किया है, कहाँ? मंगल ग्रह में, ना कि बृहस्पति। मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब आज की क्लास का अंतिम सवाल। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यार ना मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ी लगी होगी, एक थोड़ा इधर उधर समस्या भी हुआ होगा, क्योंकि बीच में कोई आ गया था तो इसीलिए आपको थोड़ा जाना पड़ गया था। ठीक है, तो उससे थोड़ा बातचीत, और हम अकेले हैं तो उससे थोड़ा अब जाना पड़ गया, तो इसके लिए मैं क्षमा के प्रार्थी हूँ। तो प्लीज़ ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आप नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बीपीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ जरूर दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये आपको PDF में चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी टेलीग्राम का, वहाँ पर जरूर फॉलो कीजिएगा, और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारा आपसे विनती रहेगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा हमारे फैमिली में जुड़ा रहेंगे। थैंक यू अगैन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।